बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से रेगुलरली आप लोग ले रहे होंगे होपफुली। अच्छा बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में उसमें हमने डिस्कस किया था डार्विन का जो उसका 5 इयर्स का जो टूर था उसने किया। उसके बाद उसने जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की और उन ऑब्जर्वेशंस को हमने अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो एवोल्यूशन के बारे में चल रहा है। हमने लामार्क का एवोल्यूशन देखा, उसके बाद हमने डार्विन की थ्योरी देखी। उसके बाद आज हम डार्विन की ही थ्योरी से स्टार्ट लेंगे जो कि है नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन ऑफ डार्विन बाय नेचुरल सिलेक्शन, और उसी को हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है वो हम एवोल्यूशन के एविडेंस देंगे कि हमारे पास एविडेंस कौन कौन से हैं कि एवोल्यूशन हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले तो हमारे पास द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये सबसे पहले डार्विन ने ही दी थी ऑन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड। जब वो वापस आ गया था अपने 5 ईयर के टूर से 1836 में, एंड फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स डार्विन वर्क diligently on the notes and specimen he had collected। उसने फिर अगले कितने साल वही उस पर काम किया था, 17 ईयर्स। ठीक हो गया। मतलब हमें अगर एक बुक पढ़नी पड़ जाए या मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन में आपने कोई भी जो आपको नहीं नोट्स आते या कोई ऐसी चीज़ जो आपने डिस्कवर की हो, बल्कि जो लोगों ने पढ़ना हो वो इस तरह से अपना टाइम को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ही वॉज पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन ऑब्वियस सेक्स ऑफ ब्रीडर्स इन डिवेलपिंग डिजायर वेरिएशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल स्टॉक्स। उसने इस बारे में भी विश जाहिर की थी कि जो हमारे एनिमल्स ब्रीडर्स हैं वो न्यू वैरायटीज़ जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो किस तरह से उसके अंदर एवोल्यूशन आ सकती है। ही वंडर्ड इफ दिस आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स कुड हैव अ पैरेलल इन द नेचुरल वर्ल्ड। वो कहता है कि अगर वो इस चीज़ को लेकर तब बहुत जो है वो हैरान होता था कि अगर ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है ये भी अगर नेचुरल सिलेक्शन के साइड बाय साइड पैरेलल चले तो ये बहुत ज़बरदस्त एक जो है वो रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है इन द फील्ड ऑफ एनिमल्स, इन द फील्ड ऑफ प्लांट्स। और आजकल देखें वैसा ही हो रहा है कि हमारे पास एक ही स्पीशी के नंबर ऑफ वेरिएंट्स हैं। लाइक अगर हम राइस की बात करें तो हमारे पास राइस की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके अलावा वीट की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये जो ब्रीडर्स हैं इन्होंने ब्रीड करवा के इनको एक न्यू टाइप्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके जी। हम डार्विन की थ्योरी की तरफ जाते हैं। इनिशियली डार्विन वाज अनएबल टू फाइंड अ नेचुरल प्रोसेस सिमिलर टू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उसको पता नहीं था कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कैसे होती है। हाउएवर इन 1838 ही रीड एन एसे बाय थॉमस मैथस। इसने कैसे लिखा था, उसका जो टॉपिक था उस एसे का जो टाइटल था वो था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। दिस स्ट्रगल व्हेन व्यूड ओवर जनरेशंस कुड बी मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर उसने उसी को बाद में नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। हम नेचुरल सिलेक्शन में 4 मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि फर्स्ट अगर हम देखें तो वो है ट्रेट दैट वर डिटरमेंटल। वो वाले करेक्टर जो बाद में हम एनिमल्स की करेक्टर को जाहिर करते हैं। फॉर एन एनिमल वुड बी एलिमिनेटेड बाय द फेलियर ऑफ एनिमल कॉन्टेनिंग दैम टू रिप्रोड्यूस। वो कहता है कि वो वाले करेक्टर जिनको हम यूज़ करना छोड़ देते हैं या वो करेक्टर जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो करेक्टर जो है वो हमारी जनरेशन में पास ऑन होना शुरू हो जाते हैं और जिनको हम यूज़ नहीं करते वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। इनहेरिटेड वेरिएशंस कौन सी आती हैं, अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन। ये हमने लास्ट में जब हमने डिफरेंट डोमिनेंस लॉज पढ़े थे, उसके अलावा फिर हमने एपिस्टेसिस पढ़ा था, फिर हमने प्लियोट्रॉपी पढ़ा था, उसके पहले हमने जो है मेंडल्स के 2 लॉ को भी डिस्कस किया था, फिर उसके अंदर हमने क्रॉसिंग ओवर को भी डिस्कस किया था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस एक ही पॉइंट की तरफ जो है वो इशारा करती हैं कि जितनी भी एवोल्यूशन होती है वो रैंडमली होती है। ठीक है, क्योंकि हम बात ही अभी नेचुरल सिलेक्शन की कर रहे हैं। सेल्डम्स आर एनी 2 इंडिविजुअल एग्जैक्ट अलाइक। बहुत कम ऐसा होता है कि 2 इंडिविजुअल बिल्कुल एक जैसे नजर आए। सम ऑफ दीज जेनेटिक वेरिएशंस में कन्फर एन एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल possessing them. In other instances variations may be harmful to an individual. Sometime जो हमारी variations होती हैं किसी भी animal body में वो variation जो है वो harmful भी हो सकती हैं. In still instances particular variation may be neither harmful nor helpful. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो variation हुई है उसका ना तो हमें कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है. ठीक है.
दीज आर सेड टू बी नेचुरल, दीज वेरिएशंस कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, जिनका कोई हमें फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, उन्हें हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। तो वो वाली जो हमारे पास वेरिएशंस हैं वो पास ऑन कर जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। थर्ड है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब जाहिर बात है कि एनिमल्स के जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे उनको उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होगी, तो रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो लिमिटेड हैं। एग्जिस्टेंस इज़ आ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, अगर किसी ने सर्वाइव करना है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैनी मोर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड देन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो कैन स्पॉट देयर फॉर मैनी इंडिविजुअल्स डाई, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। डार्विन रीजन दैट इंडिविजुअल दैट डाई आर दोज विद द ट्रेड्स दैट मेक सर्वाइवल एंड सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन लेस लाइकली, उसने कहा कि वो वाले इंडिविजुअल्स की ज़्यादा डेथ होती है जिनके अंदर सर्वाइवल ट्रेड्स या उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स हैं वो कम हैं, ठीक है। ट्रेड्स दैट प्रमोट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन आर सेड टू बी अडेप्टिव, वो कहते हैं जो ट्रेड्स एक सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो अडेप्टिव होते हैं। ऑल्दो उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल भी होता है लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन्वायरमेंट से उसको अडेप्ट किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को बियर करके, ठीक है। अडेप्टिव ट्रेड्स आर जो है वो परप्यूटेटेड इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, जितने भी हमारे पास जो अडेप्टिव ट्रेड्स होते हैं ये आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन कर जाते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिज्म विद मेल अडेप्टिव ट्रेड्स आर लेस लाइकली टू प्रोड्यूस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको डाइट अच्छी नहीं मिली तो उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी सफ़र करेगी, मीन्स के रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज उसकी प्रॉपर नहीं होगी। द मेल अडेप्टिव ट्रेड बिकम लेस फ्रीक्वेंट इन अ पॉपुलेशन एंड इवेंचुअली आर एलिमिनेटेड, वो पर्सन्स या वो एनिमल्स क्या करेंगे, उनके वो एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे एनिमल्स में मेटिंग पे भी क्या होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। तो अगर वो उस कंपटीशन को फेल कर जाएगा तो फिर वो उसकी जो जनरेशन, उसकी जो ट्रेड्स हैं उसकी बॉडी में ही रह जाएंगे और वो पास ऑन नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा हमारे पास अडेप्टिवनेस और फिटनेस इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी फॉर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन इन अ गिवन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्शन होती है और जो फिटनेस ऑफ एनिमल होती है ये उस इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है जिस एनवायरनमेंट में वो एनिमल रह रहा होता है। सारी बात है उसको वहाँ पे उसको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, मेटिंग है, उसके अलावा डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, उसको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो ये दीज आर ऑल मैटर्स फॉर सक्सेसफुल सर्वाइवल्स, ठीक है जी बच्चों। Not every character in a adaptation to some kind of environmental situation. Some have enormously concluded that if structure is now performing a specific function, it must have arisen for purpose and therefore an adaptive। और कहते हैं adaptation क्या होती है कि वो उस environment में, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके अंदर वो करेक्टर जो उस environment का है वो लेस है, मतलब थोड़ा कम है उसके अंदर, लेकिन वो अपनी अडेप्टेशन से जो है उसको अडेप्ट कर लेता है, अपनी बियर पावर से उसको अडेप्ट कर लेता है, तो वो जो करेक्टर है फिर उसकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा। एंड एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ दिस इनकरेक्ट व्यू इज दैट एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन लीड्स टू परफेक्शन। जैसे होता है ना कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, वो वाली चीज़ हो जाती है कि अगर आप में वो कैपेसिटी नहीं है, बहुत सारे लोग, जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जांपल दूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा जीनियस नहीं होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो हार्ड वर्क क्या करता है, उसको जो उनको जीनियस लोगों के क्या कर लेता है, इक्वली जो है वो उनको इक्वल ले जाता है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपनी उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए अडेप्टेशन करते हैं और फिर वो अडेप्टेशन क्या हो जाती है, परफेक्शन की तरफ जो है वो लीड करती हैं उन्हें। जी ये था हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो कि था जो है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हमने एविडेंस देने, ऑल्दो ये टॉपिक आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया हुआ है लेकिन फिर भी हमारा ये पार्ट है सेकंड सेमेस्टर में भी, तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो डिस्कस करूँगी डिटेल में। टुडे वेल्थ एविडेंस डॉक्यूमेंट द बेसिक जो है वो प्रेमिसेस ऑफ एवोल्यूशन। नो एवर इज द एविडेंट मोर कन्विंसिंग देन इन ज़ूलॉजी।
हमें जो है वो कन्विंस करने के लिए ज़ूलॉजी वालों को या ज़ूलॉजिस्ट लोगों को ये जो एविडेंस है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एविडेंस में हमने काफ़ी कुछ 6 एविडेंस है हमारे पास, जैसे कि बायोजियोग्राफी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, पैलेंटोलॉजी है, ये सारी टाइप्स हैं जिनको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मीन्स के लैंड के अकॉर्डिंग अगर प्लांट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, बहुत सारे एनिमल प्लांट्स हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट हैं जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये उनकी बाय नेचर ही वैसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। बायोजियोग्राफर्स ट्राई टू एक्सप्लेन वाई ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज दे आर, मतलब बायोजियोग्राफी ये ट्राई करने को एक्सप्लेन कर रहा है कि इन एनिमल्स की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुई है। बायोजियोग्राफिक स्टडीज शो दैट लाइफ फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हर जगह पर जो एनिमल्स हैं उनकी हर एनिमल की एक अपनी ही क्या है उसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है और ये उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओके जी, ये कुछ हमारे पास 6 किस्म के बैरियर्स हैं, ये 6 किस्म के बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, पैलियार्टिक है, उसके अलावा हमारे पास है ओरिएंटल है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन रीजन है, नियोट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, नियार्टिक रीजन है, ये कुछ 6 किस्म के हैं। तो इनको किस किस जगह किन बैरियर्स ने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। बैरियर्स सच एज ओशन, माउंटेन्स, रेंजेस एंड डेजर्ट सेपरेट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। इन सारे रीजन्स को किन बैरियर्स ने सेपरेट किया हुआ है, माउंटेन ने, ओशन ने और डेजर्ट ने। ठीक है, द सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट सेपरेट द इथोपियन एंड पैलियार्टिक रीजन्स। ठीक है, सहारा डेजर्ट ने किसको सेपरेट किया हुआ है, अरेबियन डेजर्ट को और इथोपियन रीजन को। ठीक है, हिमालयन माउंटेन जो है हमारे पास सेपरेट द पैलियार्टिक एंड ओरिएंटल रीजन। ठीक है, उसके अलावा जो डीप सी ओशन है उसने सेपरेट किया हुआ है ओरिएंटल को और ऑस्ट्रेलियन रीजन को। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास माउंटेन्स ऑफ द साउथर्न मैक्सिको है और इसने किसको सेपरेट किया हुआ है, लैंड ऑफ नियार्टिक रीजन्स एंड नियोट्रॉपिकल रीजन्स को इसने जो है वो सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, ओके जी, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दैट बायोजियोग्राफर ट्राई टू एक्सप्लेन इज हाउ सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन आ प्लेसेस सेपरेट बाय जो है वो डिफरेंट बैरियर्स में। मतलब वो एनिमल्स ये जो है वो हमारे जूलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज में सेम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इतने बैरियर्स मौजूद हैं फिर वो एनिमल्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, नेटिव कैट्स आर इनहैबिटेड ऑफ मोस्ट ऑफ कंट्रीज। जो नेटिव हमारे घरों में जो आसपास हमें नजर आती है वो मोस्टली हर जगह पर वो कैट जो है वो पाई जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल है। ऑब्वियस सिमिलरिटी सजेस्ट अ कॉमन एंसेस्ट्री, ऐसा इसीलिए हो सकता है कि उनकी कॉमन एंसेस्ट्री है। ठीक है, बट सिमिलरिटी ऑब्वियस डिफरेंसेस रिजल्ट फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन। बट जो थोड़ी बहुत उनमें एवोल्यूशन आई है वो जब वो सेपरेट होते हैं, जाहिर बात है। और ये सेपरेट कब होते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, मतलब दो जगह बिल्कुल एक जैसी होती हैं लेकिन एकदम से दरमियान में वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है, दोनों एरिया सेपरेट हो जाते हैं, फिर वो एनिमल्स और दूसरी जगह पे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी अकॉर्डिंग टू लैंड के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। बायोजियोग्राफर्स आल्सो एक्सप्लेन टू वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स आर ऑफ्टन वेरी डिफरेंट इन स्पाइट ऑफ सिमिलर इन्वायरमेंट। वो बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट होने के बावजूद भी सेम है और सिमिलर इन्वायरमेंट होने के बावजूद क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी जो होता है फॉसल्स की स्टडी, जो डेड रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ फॉसल रिकॉर्ड प्रोवाइड सम ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। फॉसिल्स आर एविडेंस ऑफ प्लांट भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स का भी हो सकता है, और ये पास्ट इम्प्रिंट्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में और मिनरल्स में क्या हो जाते हैं, इम्प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल कोट की गई है वो है हॉर्स की। तो हॉर्स अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम 50 मिलियन ईयर्स गो का हॉर्स देखें तो उसके जो हमारे पास उसका जो फुट है उसकी शेप इस तरह की होती थी। ठीक है,
उसके बाद है मीजोहिपस, ये 35 मिलियन ईयर्स। इसके देखें बिल्कुल जो 5 अपेंडेजेस 2 थी वो गायब हो गई, बाकी सिर्फ 3 मेन जो है वो ये रहेगी और बाकी ये 2 उसको जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। उसके अलावा जो हमारे पास है मेरीहिपस, इसकी देखें एक मेन रह गई है, बाकी दोनों जो है वो बहुत छोटी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास है प्लायोहिपस, ये 5 मिलियन ईयर्स गो का है और इसमें देखिए आपको कोई एक मेन जो है वो फुट नज़र आ रहा है बिल्कुल, और जो कि जिसके नीचे बिल्कुल वो लोहे की चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि वो सड़क पे जब चले तो उसका जो फुट है वो डैमेज ना हो। और एक्वस एट प्रेजेंट, आज के दौर का जो हमारे पास घोड़ा है उसके पाँव जो है वो इस तरह के होते हैं। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के मुताबिक भी जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते या बॉडी पार्ट्स को वो आहिस्ता 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 हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर फॉसिलाइजेशन टू अकर सेडिमेंट्स मस्ट क्विकली कवर एन ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट स्केवेंजिंग एंड इन अ वे दैट सील्स आउट ऑक्सीजन एंड स्लोस डिकम्पोजिशन। फॉसिल्स क्या होते हैं, जब वो बरीड हो जाते हैं हमारी ज़मीन के अंदर तो फिर वो क्या कर देते हैं, सील आउट कर देते हैं ऑक्सीजन को, और फिर अंदर जो कार्बन जो उनकी बॉडी के अंदर की मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट वहाँ पे सॉइल के अंदर मौजूद फंगस और बैक्टीरिया वो डिकम्पोजिशन उसकी कर देते हैं। फॉसिलाइजेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन इक्वेटिक और सेडिमेंट जो है वो सेमी इक्वेटिक एनिमल्स की जो है फॉसिलाइजेशन ज़्यादा हमें नज़र आती है। द फॉसिल रिकॉर्ड इज देयर फॉर मोर कम्प्लीट और फॉर दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ और अराउंड वाटर एंड फॉर ऑर्गेनिजम्स हार्ड पार्ट्स, ठीक है। उन एनिमल्स की जो फॉसिल्स हैं वो ज़्यादा इजीली हमें नज़र आते हैं जो कि हार्ड पार्ट्स के ऊपर रहते हैं। दिस डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड सम ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। इसकी वजह से हमें काफ़ी एक एविडेंस मिलता है कि नहीं एवोल्यूशन जो है वो हुई है। इन स्पाइट ऑफ गैप्स इन द फॉसिल रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें नॉलेज नहीं है, फिर भी पैलेंटोलॉजी हैज़ रिजल्टेड इन नियरली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी एवोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम पैलेंटोलॉजिस्ट के जो एस्टिमेट के मुताबिक जो अर्थ की लाइफ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक हो गया। कंपैरेटिव एनाटॉमी के हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर्स को जिनके या तो स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं और फंक्शन डिफरेंट होते हैं, या फिर फंक्शन सिमिलर होते हैं और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर इन वन एनिमल में रिजेंबल अ स्ट्रक्चर इन एन अदर एनिमल बिकॉज ऑफ कॉमन इंसेस्ट्री। ऐसे एनिमल जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनके ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फॉसिलाइज्ड एनिमल्स, ठीक है, उन एनिमल्स का और जो अभी प्रेजेंट एनिमल्स हैं उनकी हम और जो ऑर्गन्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, और जो स्ट्रक्चर डिराइव्ड होते हैं कॉमन इंसेस्ट्री से उनको हम होमोलोगस बोलते हैं, और इसको होमोलॉगी की टर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी जैसे कि वर्टिब्रेट के जो अपेंडिजेस हैं, मतलब जो हमारी फिंगर्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बोन्स जो है वो हर वर्टिब्रेट में है, ठीक है। अलॉन्ग विद अदर एविडेंस सम सिमिलरिटी अपेंडिजेस स्ट्रक्चर इंडिकेट वर्टिब्रेट एवोल्यूशन कॉमन इंसेस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो नॉट ऑल सिमिलरिटी इंडिकेट होमोलॉगी, कुछ अदर जो है वो स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि एक ही इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो रहे होते हैं, तो उस अडेप्टेशन को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब किसी और जो है फाइलम से वो बिलोंग करता है लेकिन एक ही इन्वायरमेंट में एक ही तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करके उसकी अपेंडेजेस क्या हो जाएंगे, सेम हो गई। व्हेन टू अनरिलेटेड एनिमल्स अडेप्ट इन अ सिमिलर इन्वायरमेंट, तो उसे हम कहते हैं उनकी मतलब अपर अगर हम देखें सुपरफिशियली देखें तो वो सिमिलर लगते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं वो तो बहुत डेलिकेट से होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, और जो विंग्स ऑफ बर्ड्स होते हैं वो उनके अंदर बोन्स भी होती हैं, तो दोनों का काम एक जैसा है, इसलिए इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हम बोलेंगे। एनी सिमिलरिटी सिंपली रिफ्लेक्ट द फैक्ट टू फ्लाई एन एनिमल मस्ट हैव अ ब्रॉड फ्लैट ग्लाइडिंग सरफेस, ठीक है। ये देखें ज़रा, अगर हम होमोलॉगी की बात करें तो ये हमारे पास टर्टल का जो है एक उसका अपेंडेजेस है, उसके बाद ये डॉल्फिन है, ये देखें ये ह्यूमन का है, ये हॉर्स का है, ये बैट का है, ये बर्ड का है। मतलब इनकी जो कॉमन यहाँ से जो अटैचमेंट है या जो उनकी कॉमन फिंगर्स हैं, उनके अपेंडेजेस हैं, वो क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है।
इंस्टेड ऑफ बीइंग होमोलोगस दीज स्ट्रक्चर्स आर एनालोगस। एनालोगस होता है हैविंग सिमिलर फंक्शन, मतलब उनका स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन वो सेम कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ्टन रिटेन स्ट्रक्चर दैट हैव लॉस्ट देयर यूजफुलनेस। ऐसे स्ट्रक्चर जिन्होंने अपना लॉस कर दिया हुआ है कि वो यूजफुल नहीं है। दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफ्टन पुअरली डेवलप्ड एंड आर कॉल्ड वेस्टिजियस स्ट्रक्चर। जैसे कि इसके अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दें तो हमारी अपनी बॉडी में जो है अपेंडिक्स की ट्यूब मौजूद है, छोटा सा पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। ये मोस्टली हर्बीवोर्स में होता है ताकि वो इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। चूँकि ये हर्बीवोर्स से ओमनीवोर्स की जो अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो हुई, इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका नुकसान ज़रूर है कि अगर समटाइम हमारे कोई फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है, क्योंकि ये ब्लाइंड एंड है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, फिर वो स्वेल कर जाता है और बहुत पेन होती है, और अगर ये फट जाए तो फिर सर्जरी वगैरह जो है वो करवानी पड़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स है, ये एक स्नेक है, हैव मिन्यूट रेमिनेंट्स ऑफ हाइंड लिम्ब, मतलब उसकी जो हाइंड लिम्ब है, मतलब जो उसके फीट हैं, बोन्स लेफ्ट ओवर द अपेंडेजेस ऑफ देयर रेप्टिलियन इंसेस्टर। मतलब अभी के जो स्नेक्स अगर हम देखते हैं तो वो स्नेक्स के अपेंडेजेस नहीं होते, लेकिन उनके वो वहाँ पे निशान, मतलब जहाँ से अटैचमेंट ऑफ बोन मौजूद है अभी भी। सच रेमिनेंट्स ऑफ वंस यूजफुल, ये एक टाइम था कि वो यूजफुल थे लेकिन अब वो उसकी के चेंज को इंडिकेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है जी, सारे एनिमल्स का जो डीएनए है वो एक ही तरह की बेसिस से मिलकर बना होता है। उसके अंदर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, मतलब कार्बन मॉलिक्यूल सब सिमिलर हैं, बस उनकी स्ट्रक्चर में उनकी कंपोजिशन वेरी कर रही है, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Just an animal can have homologous structure, animal must have homologous biochemical process। जैसे कि उनका जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। ओके जी, ये एक छोटा सा एक टेबल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जैसे किस तरह से पूछ लेंगे, वो कह रहे हैं कि डिवोनियन पीरियड में किस चीज़ की एवोल्यूशन हुई थी, तो आप कह सकते हो फिशेस की। इस तरह से वो ट्राइएसिक पीरियड में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डायनासोर जो है वो वहाँ पे डेवलप हुआ था। उसके बाद वो क्रस्टेशियन पीरियड में पूछ सकते हैं लास्ट डायनासोर वहाँ पे खत्म, मतलब डायनासोर्स खत्म हो गए थे। प्लायोजोइक एरा है, मेसोजोइक, ये नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में, तो आप इसको ज़रा एक बार अच्छे से जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस हम कैसे करते हैं, अडेप्टेशंस का क्या क्राइटेरिया होता है। अडेप्टेशंस अकर व्हेन अ चेंज इन अ फिनोटाइप। फिनोटाइप में जब चेंज आता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। इंक्रीज एनिमल इन चांसेस ऑफ द सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। ये जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज होता है ये उसके एक्सप्रेशन को जो है वो इन्हांस करता है, जो कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ लाइकली टू बी एक्सप्रेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एनकाउंटर अ न्यू इन्वायरमेंट। जब वो किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाता है एंड में रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल न्यू ग्रुप्स। वो एक न्यू ग्रुप्स बन जाते हैं उनके अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और डिफरेंट जो उसका शेल्टर और डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इफ इन्वायरमेंट कैन बी एक्सप्लॉयटेड इन डिफरेंट वेज, अगर इन्वायरमेंट वहाँ का चेंज हो। नो टर्म इन एवोल्यूशन हैव बीन मोर लेडन विद कन्फ्यूजन देन अडेप्टेशन एंड फिटनेस और अडेप्टिवनेस। वो कहते हैं कि हम इस टर्म को ज़्यादा कंफ्यूज इस नहीं कर सकते। जो हमारे पास एवोल्यूशन होता है वो एक्चुअली एक अडेप्टेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स अडेप्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए कि उन्होंने सर्वाइव करना है इस इन्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे कि हमने गैलापैगस आइसलैंड में बात की थी टॉर्टाइज की और फिंचीज़ की। टोर्टाइज की जो नेक थी वो लॉन्ग हो गई थी क्योंकि उनको जो है वो वेजिटेशन पे फीड करना पड़ रहा था और वेजिटेशन जो है वो कम थी, ठीक है। और जो फिंचेस हैं उनकी जो बीक है वो ज़्यादा बारीक हो गई थी क्योंकि उनको सुपरफिशियली मतलब सॉइल के ऊपर से चीज़ें नहीं मिलती थी, उनको अंदर से निकालनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी बीक का जो है वो बिल्कुल स्लिम होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन थी जो बाद में क्या बन गई, एवोल्यूशन बन गई। डेट यूज ऑफ टर्म इन प्रोबेबली लेस कन्फ्यूजिंग देन व्हेन इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ process of change. In this, adaptations are defined as characteristics that increase the potential of an organism or species to successfully reproduce
इन आ स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। अडेप्टेशन क्या होती है कि अगर एक स्पीशी अपने आप को सक्सेसफुली अडेप्ट कर लेती है एक न्यू इन्वायरमेंट में और फिटनेस और सर्वाइवल रेट उसका बहुत हाई होता है और देन वो एक सक्सेसफुल मेच्योरिटी और उसके बाद रिप्रोडक्शन अटेन कर लेती है, तो देन इज़ अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन अ न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है। इन अ सिमिलर फैशन अडेप्टिवनेस और फिटनेस इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। जो जितना एनिमल जितना ज़्यादा फिट, जितना ज़्यादा अडेप्ट होगा, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन कर सकेगा इन अ गिवन इन्वायरमेंट। नॉट एवरी करेक्टर इज अ अडेप्टेशन। हर एक करेक्टर हम जिसको जो है वो अडेप्टेशन नहीं कह सकते। जैसे कि लाइट ऑफ हो गई है और हम अब गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये एक अडेप्टेशन नहीं है। ठीक है, इससे कोई वो जो है वो एक मेजर चेंज नहीं आ रहा हमारी बॉडी में। तो सम काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल सिचुएशन सम हैव इनॉर्मसली कंक्लूडेड दैट इफ अ स्ट्रक्चर इज नो परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, अगर वो जो स्ट्रक्चर है वो एक न्यू तरह से अडेप्ट करने लग गया है या न्यू तरह से फंक्शन परफॉर्म करने लग गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन बोलेंगे। हर एक करेक्टर जो हर एक चेंज, जैसे कि सम टाइम चेंज ऐसे भी होते हैं, जैसे कि अगर हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारा जो मेंटल वर्क होता है वो इतना ज़्यादा, हम ज़्यादा सोच समझ के काम नहीं करते या हमारे अंदर वो इतनी समझ नहीं होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो एज मैटर भी एक होता है कि एक ख़ास टाइम पे हमें एक ख़ास बात समझ में आती है, तो ये एक अडेप्टेशन नहीं होता, ये एक टाइम एक ऑलरेडी डिसाइडेड चीज़ होती है कि ये जो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में एक ख़ास टाइम पर ही आती हैं और एक ख़ास टाइम में उनका रोल जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद है अल्फ्रेड रसल वेलस। इसने क्या किया था जी? इसने जो नेचुरल सिलेक्शन थी डार्विन की थ्योरी, उसी को रीन्यू किया था, उसी पे ही अपना वर्क थोड़ा सा किया था कि उसको अगेन उसने कहा कि सिर्फ जेनेटिक चीज़ें ही नहीं इन्वॉल्व होती बल्कि इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है चीज़ों को बॉडी में न्यू चीज़ें लाने के लिए या न्यू चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। Wallace, like Darwin, was impressed with evolutionary change and had read the writing of the Thomas. उसने भी राइटिंग थॉमस को पढ़ा था, जो कि जिसने एवोल्यूशन के बारे में लिखा था, ह्यूमन एवोल्यूशन। इन दिस मिडेस्ट ऑफ अबाउट द मलेरिया फीवर के बारे में भी लिखा। सिंथेसाइज अ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो बिल्कुल डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बिल्कुल वैसी ही थी। अच्छा, उसने कहा इन स्पाइट ऑफ सिमिलैरिटीज इन थ्योरीज ऑफ द वेलस एंड डार्विन और वेलस की थ्योरी जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती थी। देयर वर आल्सो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस, उनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद थे, जो कि ये थे कि इसने कहा था वेलस ने कि मॉडिफिकेशन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन। जो मॉडिफिकेशन आती है वो प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन के कौन से एनिमल्स मेट कर रहे हैं और कौन सा करेक्टर आगे शिफ्ट हो रहा है। देयरफॉर हैड टू अडेप्टिव फॉर ऑर्गेनिज्म। डार्विन ऑन अदर हैंड एडमिटेड दैट नेचुरल सिलेक्शन मे नॉट एक्सप्लेन ऑल एवोल्यूशनरी चेंजेस। डार्विन अभी भी बहुत सारी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो कि नेचुरल सिलेक्शन के जरिए नहीं हो रही, जो कि सेम इन्वायरमेंट में एकदम से एक न्यू चीज़ आ जाती है, तो वो किस तरह से आ रही है। ही डिड नॉट इंसिस्ट ऑन फाइंडिंग अडेप्टिव सिग्निफिकेंस फॉर एवरी मॉडिफिकेशन। फर्दर अनलाइक डार्विन, वेलस स्टॉप शॉर्ट ऑफ जो है वो एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन्स इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड एबिलिटी टू मेक मोर जजमेंट टू एवोल्यूशन। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन का जो इंटेलेक्चुअल होता है या उसका जो मॉरल जजमेंट्स होते हैं ये एवोल्यूशन में नहीं आते हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी मेच्योरिटी का ये तकाजा है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर हो रहा होता है, सीख रहा होता है इन्वायरमेंट, और सीख भी तब रहा होता है जब उसके ऊपर खुद वो चीज़ें जो है वो उनकी इम्प्लीमेंट होती है, देन वो उन चीज़ों से अर्न कर रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ इस तरह से जो है वो वर्कआउट करती है। और हर एक चीज़ का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों का क्राइटेरिया फॉर अबाउट लाइफ इज़ वेरी सीरियस, ठीक है, कुछ लोग उसको लाइट लेते हैं, कुछ लोग, तो हर एक का लाइफ के टुवर्ड्स क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होता है। फर्दर अनलाइक डार्विन, वेलस स्टॉप, ठीक है, ये बात हो गई है। ऑन बोथ देम मैटर डार्विन आइडियाज आर क्लोजर टू द व्यूज ऑफ मोस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट।
जो डार्विन का आइडिया था वो ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक के अकॉर्डिंग था कि आप जैसे कि बहुत सारे, अब हमें ही देख ले, अगर हम ह्यूमंस को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिलीज़ जिनके बच्चे जो है वो स्कूल तक नहीं जाते, और बहुत सारे जो रिच पीपल्स हैं उनके बच्चे जो है वो बाहर अब्रॉड में जाके स्टडी और बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं। तो फिर उन दोनों का सर्वाइवल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, दोनों की जो थिंकिंग पावर होगी, दोनों का जो इंटेलेक्चुअल पावर होगा वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, क्योंकि दोनों का जो लाइफ स्पैन है, दोनों की एक्टिविटीज़ है वो क्या है, चेंज कर रही हैं, दोनों की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक तो ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर जो हमारा सर्वाइवल, जो हमारी अडेप्टिव, एक होता है इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट हो जाना। ठीक है, अभी इन्वायरमेंट में हमने अडेप्टेशन जो है वो किस तरह से करनी है, इन्वायरमेंट को के अंदर हमने अपने आप को फिट कैसे करना है, और दूसरा होता है हमारी हमने लाइफ को किस तरह से लेकर चलना है। जैसे कि दो तरह की लाइफ्स हैं, अगर एक हम रिच क्लास फैमिली की बात कर लें या पुअर क्लास फैमिली की, तो जो रिच क्लास फैमिली है उनकी जो अडेप्टेशंस हैं, उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो अलग किस्म का होगा, और जो पुअर क्लास फैमिली है उनका थिंकिंग लेवल क्या होगा, अलग किस्म का होगा। और दोनों ही अपनी लाइफ में फिट हैं, दोनों ही अपनी लाइफ में जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग इंटेलेक्चुअल जो है वो परस्यू होगा। ये एक मज़ीद एक डिस्कशन है इसके ऊपर, जो कि डार्विन ने इस बारे में बात नहीं की थी। डार्विन ने जस्ट ये कहा था कि अगर सोर्सेज लिमिटेड हैं तो भी एवोल्यूशन होती है, और बहुत सारे एनिमल्स की लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा अगर एनिमल फिट नहीं है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट शो नहीं कर पा रहा, तो भी उसकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। और अगर एनिमल जो हैं अगर एनिमल्स के जो है एनवायरनमेंट बहुत सारी ऐसी हार्मफुल एडेप्टेशन हो जाती हैं उसकी बॉडी में, तो अगर वो भी जो है उनकी बॉडी में वो एडेप्टेशंस अगर कंटिन्यू रहें, तो वो वाला एनिमल्स क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। उसके अलावा उसने बात की थी कि वो ऐसे करैक्टर जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जिनको हम अपनी बॉडी का जो है पार्ट नहीं बनाते, आहिस्ता आहिस्ता वो एलिमिनेट होते चले जाते हैं। उसमें उन्होंने एग्जांपल भी दी, जैसे कि एबुआ एक स्नेक, कॉन्स्ट्रिक्टर स्नेक है जिसकी अपेंडेजेस मौजूद हैं उसकी पूरी बॉडी के ऊपर, लेकिन स्नेक के अब जो मॉडर्न स्नेक हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो हमारे पास अपेंडेजेस नहीं है। इसकी तरह हॉर्स की भी एग्जांपल दी। तो ये हमारा पास पूरा रिव्यू था डार्विन की नेचर सिलेक्शन का। उसके बाद हमने एविडेंस प्रोवाइड किए जो कि वाकई ये जाहिर शो करते हैं कि एविडेंस जो है एवोल्यूशन हुई है। उसके बाद हमने जो है वो अडेप्टेशंस और एवोल्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस किया कि अडेप्टेशन क्या होती है और एवोल्यूशन क्या होती है। अडेप्टेशन हर एक चीज़ हो सकती है, लेकिन एवोल्यूशन वही हो सकती है जिसकी वजह से कोई मेजर चेंज बॉडी में आ जाए और वो चेंज फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी हो। अडेप्टेशन सिर्फ अपने लिए भी हो सकती है, मतलब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए इन द एनवायरनमेंट, लेकिन जो एवोल्यूशन होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है और वो आगे पास ऑन करती है। और एवोल्यूशन पे दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट प्रॉपर होता है, चाहे वो हमारे पास जो है जेनेटिक इफेक्ट हो या फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो। उसके बाद वेलेस रसल इसने भी जो आइडिया पेश किया था वो वही था कि अडेप्टेशन जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो होती है, ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करती है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था ये अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा उसको एक थ्योरी वाइज पेश नहीं कर पाया। डार्विन की जो थ्योरी है वो ज़्यादा क्लोज टू साइंटिफिक व्यू है, जो कि अभी तक हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। 18 सेंचुरी की बात है और हम 21st सेंचुरी में जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, होपफुली बच्चों आपको ये सारा टॉपिक जो है वो आप ब्रीफली समझ आ चुका होगा, जो कि बहुत इजी सा है, इसमें कोई इतनी बड़ी और डिफ़िकल्ट बात नहीं की गई इसमें। ठीक है, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको पूरा लेक्चर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी जो है वो तैयारी भी आपने जो है वो अच्छी रखनी है, ताकि जब आपके पेपर्स हों तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।